हमारा टॉपिक है एथेनोइक अम्ल। तो आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एथेनोइक अम्ल के बनाने की विधि और इसके प्रमुख रासायनिक गुण के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और इसके कुछ उपयोग भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एथेनोइक अम्ल को इसका जो नाम होता है एसिटिक अम्ल भी होता है। एसिटिक अम्ल भी हम इसे कहते हैं। एथेनोइक अम्ल को क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। और अगर बात करें इसके सूत्र की, तो इसका जो सूत्र होता है वो CH3COOH होता है या फिर CH3 सिंगल बॉन्ड C। अब ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ी होती है और सिंगल बॉन्ड OH होता है। मतलब इसमें OH ग्रुप और कीटोन ग्रुप, मतलब दो ग्रुप होते हैं इसमें। एक तो अल्कोहल होता है और एक क्या होता है? कीटोन समूह होता है। इस तरह से भी हम इसका सूत्र लिख सकते हैं। ये इसका सूत्र हो गया। और ये जो होता है एथेनोइक अम्ल सिरके में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। मतलब ये कहेंगे कि एसिटिक अम्ल का या एथेनोइक अम्ल का 3 से 4% विलयन जो होगा वो सिरका ही होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और ये जो होता है अम्ल होता है, क्या होता है? अम्ल। और अम्ल भी कैसा होता है? दुर्बल अम्ल होता है। जितने भी कार्बोनिक अम्ल होते हैं ना, वे दुर्बल अम्ल ही होते हैं। तो चलिए अब हम बनाने की विधि के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी बनाएंगे किस तरह से हम इसे। तो यहाँ लिखते हैं बनाने की विधि। बनाने की विधि बड़ी सिंपल सी, मैं आपको एक विधि बता देता हूँ। एसिटाल्डिहाइड का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर एसिटिक अम्ल बनता है। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO। इसका ऑक्सीकरण करा देंगे। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन O का संयोग हो जाएगा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 अम्लीय है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम? H2SO4 ले लेंगे। इसके द्वारा हम क्या करा रहे हैं? इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग, मतलब ये ऑक्सीजन इस CHO समूह को कन्वर्ट कर देगी COOH समूह में। मतलब ये बन जाएगा CH3COOH। इसे हम कहेंगे एसिटिक अम्ल। ठीक है ना? देखो कितनी सिंपल अभिक्रिया होगी जो मैंने आपको बताई है। तो ये बनाने की विधि, वैसे बनाने के और भी मेथड होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक ही डिस्कस करेंगे और एक ही आता है 10वीं बेस पर, इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। चलिए अब लेते हैं इसके कुछ गुण लेंगे। गुण में जैसे रासायनिक गुण ले लिया हमने, इसका गुण यानी एसिटिक अम्ल की या एथेनोइक अम्ल की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं लेंगे। इसमें सबसे पहले ले लिया हमने एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया, इंग्लिश में भी इसे एस्टरीफिकेशन भी कहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है ये एस्टरीकरण की अभिक्रिया। तो देखिए एस्टरीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है। इस अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल अथवा एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल से कराई जाएगी और जिससे एस्टर बनेंगे। इसलिए इस क्रिया को क्या कहता है? एस्टरीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अब देखिए एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर हम। ये होता है CH3COOH COOH हो गया। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे हम? इथिल अल्कोहल से कराएंगे। इथिल अल्कोहल हो गया C2H5OH या एथेनॉल से। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। यहाँ लिखा हमने सांद्र H2SO4। तो क्या बनता है? एस्टर बनता है। मतलब एक बात ध्यान में रखिए, ये जो H हो जाएगा ये C2H5 के द्वारा हट जाएगा। तो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा CH3COO। इस H के स्थान पर क्या जुड़ जाएगा आकर? ये जुड़ जाएगा C2H5। ये बन गया C2H5। फिर प्लस में और H आ जाएगा इसके स्थान पर, और HOH क्या निकलता है बाहर? ये जल के अणु बाहर निकल जाता है, यानी H2O बाहर निकल गया, यानी जल। ये हो गया एस्टर। इसे कहते हैं, देखिए जिनमें ये COOR समूह आ जाता है ना, उन्हें क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। R के स्थान पर यहाँ पर CH3 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? C2H5 हो सकता है। ठीक है, यहाँ R के स्थान पर C2H5, COOR के स्थान पर क्या C2H5 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? एस्टर हो जाएगा। और इस एस्टर का नाम होता है एथिल एसीटेट। यही क्रिया क्या कहलाएगी? एस्टरीकरण की क्रिया कहलाएगी। देखिए एस्टर जो होता है मीठी गंध वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं। एस्टर क्या होता है? मीठी गंध वाले
कार्बनिक यौगिक होते हैं, तो इसलिए जो इस क्रिया का यूज़ किया जाता है, इस क्रिया का जो प्रयोग किया जाता है वो खुशबू वाले यानी जो मीठी गंध वाले कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके बनाने में किया जाता है। मतलब जैसे परफ्यूम बनाने में इनका यूज़ किया जाता है, इत्र बनाने में इनका यूज़ किया जाता है, साबुन बनाने में भी इस एस्टरीकरण की अभिक्रिया का यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अभिक्रिया आ गई, ये तो थी एस्टरीकरण की गुण में। दूसरी अभिक्रिया लेंगे हम, नंबर 2। दूसरी अभिक्रिया होगी अक्षार से अभिक्रिया। अक्षार से अभिक्रिया, जैसा कि आप जानते हो कि जब अम्ल, एसिटिक अम्ल है ना ये, जब अम्ल अक्षार से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल देते हैं। तो ठीक इसी तरह से एसिटिक अम्ल भी क्या करता है, अक्षार से अभिक्रिया करता है, और अक्षार से अभिक्रिया करने पर क्या देता है, एक तो लवण देता है और दूसरा क्या देता है, जल यानी H2O देता है। देखिए अभिक्रिया किस तरह से होगी। यहाँ पर हमने लिया एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH। ठीक है। अक्षार में जैसे NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे हम इसे। ठीक है, इससे अभिक्रिया करा रहे हैं तो बड़ी सिंपल से अभिक्रिया होती है। ये जो H पॉजिटिव होता है वो इस Na पॉजिटिव से डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये बन जाएगा CH3COONA। आगे देखिए क्या रह जाएगा प्लस में, आगे जो रह गया H और OH रह गया यानी H2O बाहर निकल गया। ये तो बन गया जल, और ये जो बना है ना, ये बना है सोडियम एसीटेट, यानी ये बन गया लवण। ये क्या बन गया, लवण बन गया। तो एसिटिक अम्ल ने क्या किया, अक्षार से अभिक्रिया किया, और अक्षार से अभिक्रिया करने पर क्या दे दिया इसने, लवण और जल दे दिया। अभी जो लवण बना है यानी एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण बना है, क्या बना है, एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण। एसिटिक अम्ल को हम कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं, तो इसलिए CH3COONO क्या कह सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट कहते हैं, सोडियम एसीटेट। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, अगर हम सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, यही हो गया सोडियम एसीटेट को, यानी ये वाला आगे, हालांकि अक्षार से अभिक्रिया यहीं समाप्त हो गई। ठीक है, अगर एक और पॉइंट यहीं बन जाता है इसका, तीसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एसिटिक अम्ल के सोडियम लवण, मतलब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे। सोडा लाइम यानी अक्षारी हो गया इस तरह से, CH3COONA। सोडा लाइम यानी NaOH से ही अभिक्रिया हो जाएगी। NaOH और CaO का जो मिश्रण होता है ना, वो क्या होता है, सोडा लाइम होता है, NaOH CO का मिश्रण। अब एसिटिक अम्ल के सोडियम लवण को हम किसके साथ गर्म कर रहे हैं, सोडा लाइम के साथ गर्म कर रहे हैं। तो सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मेथेन बन जाती है, यानी CH4 बाहर निकाल दो। आगे देखिए क्या बन जाएगा, CH4 होती है मेथेन। आगे देखिए क्या रह गया इसमें, Na के 2 हो गए, COO और 3 हो गए O के। एक H जो हो गया ना, इससे जुड़ गया था जाकर ये CH4 से, तो बाहर जो निकल जाएगा वो Na2CO3। इस अभिक्रिया में ये देखिए जो पूरा कार्बोक्सिलिक समूह है ना, वो पूरा कार्बोक्सिलिक समूह किस में बदल रहा है, वो COO समूह में यानी CO3 यानी कार्बोनेट में बदल जाता है। पूरा कार्बोक्सिलिक समूह किस में बदल जाता है, ये कार्बोनेट में बदल जाता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया इसमें, मतलब वो हट गया इसमें से, ख़त्म हो गया कार्बोक्सिलिक समूह। तो इसलिए इस अभिक्रिया को विकार्बोक्सिलीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, विकार्बोक्सिलीकरण भी कहते हैं। ये जो अभिक्रिया होगी ये विकार्बोक्सिलीकरण की भी अभिक्रिया होगी। अब नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट अभिक्रिया आ गई इसकी। अब हम जो डिस्कस करेंगे इसमें वो एथेनोइक अम्ल के उपयोग में आपको बता देता हूँ मोटे मोटे तौर पर। नंबर 1 तो होता है कृत्रिम सिरका बनाने में इसका यूज़ किया जा सकता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में यूज़ किया जा सकता है, रबड़ के स्कंदन में इसका यूज़ कर सकते हैं, रंग और कागज़ उद्योग में इसका यूज़ किया जा सकता है, सेलुलोज, रेशम आदि बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिसका बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है।